बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी ही क़यादत के अंदर एक अदद रैली निकाली। नासिर बाग तक ये रैली गई और इस रैली के अंदर आखिर में जाकर इमरान खान साहब ने खिताब भी किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर कल हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करती है तो एक साथ इलेक्शन कराने के लिए हम राज़ी हैं। साथ ही साथ मरीम नवाज़ ने भी आज अपने कारकुनान के साथ सुबह खिताब किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार दे दिया। मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, कल उसके एक नए राउंड का जो है वो ज़ाहिर आगाज़ होना है। अभी तक की मुज़ाकरात की क्या डेवलपमेंट है और उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स जो है पार्टी लीडरशिप की जानिब से क्या है, उसको भी डिस्कस करेंगे। परवेज़ इलाही साहब के घर पर एक अदद रेड हुई, जिसमें पुलिस और एंटी करप्शन की टीमें मौजूद थी। जिस किस्म की रेड हुई और जिस किस्म का वहाँ पर पुलिस का रिएक्शन था, एक्शन था, इसके हवाले से जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो इसकी ओनरशिप लेने से इनकारी हैं। क्यों इनकारी हैं, रेड किसने की, किस वजह से की, ये सारा मामला है कि और जिस तरह डील किया गया वहाँ पर, क्या यही तरीक़ाकार था डील करने का। वज़ीर आला जो मौजूदा हैं पंजाब के, उनका इस हवाले से क्या कहना है, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके कारकुनान के साथ साथ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। असद उमर साहब कह चुके हैं कि जी इस्लामाबाद से भी उनके कारकुनान को कल रात गिरफ्तार किया गया है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अमजद खान न्याजी साहब, पाक साहब के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो न्याजी साहब। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आज की रैली से ज़रा आगाज़ किया जाए। ये फरमाइएगा कि आज की रैली के जो अगराज़ व मकासद थे वो क्या थे। क्या इसको आपकी बाकायदा तौर पर इलेक्शन के हवाले से कैंपेन का आगाज़ कहा जा सकता है या फिर ये रैली जो है वो एक सेरेमोनियल रैली थी? थोड़ा सा अगर नाजरीन को आप एनालाइज करके बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रैली जो लाहौर में, पेशावर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में निकालने नहीं दी गई। आपने देखा वहाँ पे फैसिस्ट गवर्नमेंट ने जो किरदार अदा किया। इसके बुनियादी तौर पे जो सबसे पहला एक तो यकजहती थी मजदूरों के साथ कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त मजदूर तबका जो है वो एक तो आलमी दिन था, साथ साथ पाकिस्तान में मजदूर तबका गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे चला गया, जो आखिरी सतह है ना उससे भी नीचे चला गया। आज जो एक वक्त का खाना खाने वाले लोग थे वो भी मुश्किल में आ गए। सबसे पहले उनके हकूक के लिए उनके साथ इजहार यकजहती था, उनके साथ मोहब्बत थी। और दूसरा, क्योंकि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, तो हमें एहसास है कि हमने इस तबके के साथ खड़ा होना है। इनकी मुश्किलात को, इनकी तालीम को हो, इनके लिए सेहत का निज़ाम हो, इनके लिए जैसे आपने देखा होगा कि हर सतह पे इंसाफ की फराहमी हो, तो ये सारे जो है वो जो इनके मसाइल हैं उनका अहाता किया जाएगा। दूसरे ये था कि इमरान खान की आज रैली ने ये साबित किया है कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जिस बड़ी तादाद में लोग निकले, जिस मोहब्बत के साथ निकले, तो आप खुद अंदाजा करें कि आज जो ये जो फैसिद गवर्नमेंट है इसका जो खौफ और डर था वो जबरदस्त हो गया। लोगों ने बाहर निकल के ये साबित किया कि हम अब डरने वाले नहीं हैं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, खड़े होंगे। जो इमरान खान की क़यादत में हम ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए खड़े हैं। तो आज इतनी बड़ी तादाद में, जहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी कि आपने इस्तकबालिया कैंप्स नहीं लिखाने बल्कि लगाने हैं, दूसरा रात 2 बजे तक, तो परमिशन ही नहीं दी गई। तो इन हालात में भी लोगों ने बाहर निकल के ये साबित किया। जैसे रमजान के अंदर जब खान साहब ने जलसा किया तो जलसा 12 बजे नया एक रिकॉर्ड था कि रात 12 बजे स्टार्ट होता है और सुबह 8 बजे खत्म होता है। मेरी खान तो 4 बजे करके चला गया, लेकिन उसके 4 घंटे बाद भी जलसा चलता रहा। तो ये एक चीज ही है जो मैं समझता हूँ सिंबॉलिक भी है, यकजहती भी है, मोहब्बत भी है और गरीब अवाम के साथ खड़ा होना है और गरीब अवाम इमरान खान के साथ। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे साथ रहें। हमें प्रोग्राम में रहें शेख अरसलान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो अरसलान साहब, बावजूद बहुत सारी पाबंदियों के, सोबतों के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली चेयरमैन इमरान खान साहब की क़यादत में निकाली। कुछ शहरों में उनको नहीं निकालने दिया गया। मरीम नवाज़ साहिबा आज इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार दे चुकी हैं अपने एड्रेस में। उनका ये नैरेटिव या उनका ये बयानिया, ये जो जलसे में मौजूद लोग हैं ये बाय नहीं कर रहे और बड़े लंबे अरसे से बाय नहीं कर रहे,
दहशतगर्द करार देना आपके ख्याल से, पहली तो बात मुझे बताइए कि दुरुस्त है कि सियासी अपने कॉलीग को या वर्कर को, और दूसरा ये कि लोग उसको उस तरह बाय नहीं कर रहे, क्या कहेंगे आप? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी जो सबसे बड़ी बात है ना कि जो रैलियां आप यहाँ से नाले, इमरान खान ने पहले लॉन्ग मार्च की, वो उसकी बुरी तरह नाकाम हुई। उसके बाद इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, वो नाकाम हुई। फिर इमरान खान ने आज का एहतजाज किया, आपके सामने ही है, आपका कैमरा बता सकता है कि बुरी तरह नाकाम हुआ। अच्छा, आप खुद ये देखें कि जब वो दहशतगर्द, इस वजह से मरियम नवाज कह रही है कि आप जमान पार्क में किसी एक एमएनए को, गंडापुर को कह दिया 400 बंदे आपने लेके आने हैं, 1 हफ्ता रहना है। दूसरी टर्म्स आ गई, आपने मुराद सईद को कह दिया 400 बंदे लेके आने हैं। आप टर्म्स वाइज दहशतगर्दों को जब आप जमान पार्क में बैठाएंगे और सारे क्रिमिनल लोग होंगे, तो ऐसी तंजीम को आप क्या कहेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज करवाएं? वो क्यों नहीं करवाते आप लोग? तो आपके ख्याल में दर्ज नहीं हुए थे? नहीं, मजीद उसको लें ना, आप ऑन बोर्ड में सारे मामले को, मजीद एफआईआर दर्ज करवाएं, पकड़ें, गिरफ्तारियां करें। आप आने वाले वक्तों में देखें कि जो जितने भी ये हैं, ऐसे हैं एग्रेसिव और दहशतगर्द जो उन्होंने रखे हैं, ये बिल्कुल जेल के पीछे जाएंगे। आप ये देखें, बिल्कुल होगी गिरफ्तारी। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है, कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा, दहशतगर्दी की फहरिस्त में परवेज इलाही साहब को भी शामिल करते हैं आप, या नहीं वो करप्ट हैं सिर्फ? तो ये आप, उसने परवेज इलाही ने क्या किया? तो जब एक वारंट गिरफ्तारी आई है, तो परवेज इलाही साहब ने, जो उनके बंदों ने पुलिस को, इंतजामिया को जो उन्होंने तेल छिड़के और ऊपर से पथराव किए, तो दहशतगर्दी के पर्चे नहीं हुए उनके? तो ये उन्होंने दहशतगर्दी का, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि परवेज इलाही जैसे सीजन पॉलिटिशियन अपने बंदों से अपनी ही फौज के, अपनी पुलिस के खिलाफ इस तरह पथराव कराए। उन्होंने बिल्कुल गिरफ्तारियां, आप लोग सीएमशिप देने जा रहे थे उनको, ये भी आप ज़हन में रखें, आपको पता है जी। मैंने कहा आप सीएमशिप देने जा रहे थे उनको कुछ महीने पहले तक। सर, सीएमशिप कौन दे रहा था या कौन नहीं दे रहा था, ये बात की बात थी। अच्छा। लेकिन बात सबसे बड़ी ये थी कि किसी का अगर दिमाग खराब हुआ, टाइम हुआ, इमरान खान के साथ रह के उनका भी दिमाग यू टर्न वाला हो गया, वो भी दहशतगर्द बन गए। उनके साथ, उनकी सोबत में जो उनकी जमात है, जमात के जितने भी जितने भी एमएनए एमपीएस है, उन टोटल का आप देखें, इमरान खान ने उनको तहजीब भी दहशतगर्दी की, और उनके मुंह में जो इनके बेलगाम जिस तरीके से वो लोगों पे कमेंट्स, और जिस तरीके से आजकल हमारे पाक फौज को, जो हमारी इस मुल्क की सलामती की एक अदारा है, एक वाहिद अदारा है, तो आज जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं, तो ये दहशतगर्द लोग ही बोल सकते हैं। चलें, ठीक है, आप मेरे साथ हैं, आपका ओपिनियन आ गया। हमें ज्वाइन करें शुएब शाहीन साहब, सीनियर कानूनदान हैं। वेलकम टू द शो शुएब साहब। शुएब साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, मौजूद बहस जो ज़ाहिर आनी है, प्राइमरीली अगर लोग ये अभी जानना चाहें कि इस वक्त किस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब के इलेक्शंस वाला केस खड़ा है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से कि जी लास्ट हुक्म क्या था सुप्रीम कोर्ट का, बीच में छुट्टियां भी आ गई, अब व्हाट्स नेक्स्ट? फिर क्या वो, तो उस पर तो कोई रिप्लाई नहीं है। शुएब साहब, जी शुएब साहब मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा राब्ता नहीं बहाल हो पा रहा शुएब साहब से, उनसे हम राब्ता करते हैं। अमजद नियाज़ी साहब, सर ये सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा। दहशतगर्दी आप लोग करवा रहे हैं, मरीम नवाज साहब दहशतगर्द आपको ज़रा करार दे चुकी हैं। हमारे जो कॉलीग हैं, भाई हैं शेख अरसलान साहब, उनका भी फरमाना ये है कि जो कुछ भी कार्रवाइयाँ ज़मान पार्क में होती रहीं और जिस किस्म के वहाँ पर आपने लोगों को बिठाए रखा, ये वही लोग हैं जो दहशतगर्द थे। क्या कहेंगे इसके बारे में? अफसोसनाक बात यह है जी कि जो लोग कहते थे इदारे के बारे में, और मरियम सफदर साहबा अपने साथ बिठा के लोगों को सोशल मीडिया पे इदारे को बैशिंग करती थी, और वो नारा आज तक इमरान खान के हवाले से, मुझे एक मिसाल दिलवा दो कि इमरान खान ने ये कहा। इमरान खान ने शख्सियत के ऊपर जरूर क्रिटिसिज्म किया है, बस इदारे पे नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि ये मोहब्बत वतन जो इनसे पूछे, ये गुजराल के साथ, जिंदाल के साथ इनके क्या ताल्लुक थे? रात के अंधेरे में उनके साथ मिलते थे, दिन की रोशनी में क्यों नहीं मिलते थे? जब मोदी के हलफ वफादारी पे ये जाते थे, इन्होंने कश्मीरी लीडरशिप की और कश्मीर कॉज की पीठ में छुरा घोंपा, और ये लीडरशिप को मिला ही नहीं। ये गद्दार है।
ये मुखलिस है तो मुझे बता दें, मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देता। ये मुझे ये सिर्फ बता दें कि ये क्यों नहीं मिले वहां पे कश्मीरी लीडरशिप को। वहां पे स्टील किंग को जरूर मिले कि हमारा बिजनेस बढ़े। पाकिस्तानी जो दिल धड़कते हैं कश्मीरियों के साथ, उनको तोड़ा, इसका कौन जवाब देगा? और जिन्हें ये कह रहे हैं कि जी ये गद्दार हैं, कौन सी गद्दारी हमने की है? क्या हमने पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा लूटा है? क्या गरीब हारी का पैसा लूटा है? ये तो पैसे लूट के बाहर के मुल्कों में कहा करते थे हमारा तो फ्लैट पाकिस्तान, यूके, क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और जिन फ्लैट के बारे में ये कहा करते थे वो जी मेरे तो कंट्रोल में नहीं, उन्हीं बच्चों के साथ रह रहे, उसी फ्लैट में मजे के साथ रहे। ये क्यों नहीं कहते कि हमारा लीडर चोर है? ठीक है, आप मेरे साथ रहें। बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। शोएब साहब ज्वाइन करें। शोएब साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? शोएब साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आप उसके टाइम में मॉर्निंग 9 to 9। शोएब साहब से हमारा राब्ता जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा, गालबन उनको हमारी ऑडियो नहीं जा रही। सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा शेख अरसलान साहब। सर ये फरमाइएगा, जो कुछ भी एलिगेशंस अमजद नियाज़ी साहब ने उठाए हैं, उनका कहना यह है कि कौन से आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गद्दारी के, बताइए ऐसा कौन सा अमर है जिससे आप उनको गद्दार भी करार दे रहे हैं, दहशतगर्द भी करार दे रहे हैं? आपके मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं सर वो। देखिए मेरे भाई, अभी इन्होंने कहा है कश्मीर कॉज, आपने कश्मीर कॉज को लें तो इमरान खान के दौर में ही कश्मीर का सौदा किया गया। इसने इतनी बड़ी जो पाकिस्तान की शहरग है उसका सौदा किया और वो वजीर आजम खुद इमरान खान थे। तो मेरी बताएं इसमें में आप क्या कहेंगे? इसका कोई है जवाब? आपने इसमें क्या किया? जो आपकी थी, इन्होंने कश्मीर के इशू में जो ऐलान करते थे, इमरान खान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि इमरान खान इस जटाई से ऐसी बातें करता है और वो लोगों को लगता है कि वो सच बोल रहा है। तो जितना जोर से बोलते हैं ना, जितना फोकस करके बोलते हैं, उतनी बात वो झूठी निकलती है। आपने कश्मीर का सौदा कर दिया, आपके अभी मामलात है साइफर पे, आपने सियासत की, आपने अमेरिका के खिलाफ आपने कहा कि बयानिया बनाया कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने खत्म की। आज इमरान खान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपना, इमरान खान उसका चेला बना हुआ और उसको बचाने तो अमेरिका इसकी फिक्र क्यों नहीं करता सर? अमेरिका को भी तो फिक्र होनी चाहिए ना कि इस बंदे ने हमारे पे इल्जाम लगाया, लेकिन वो लोग जाके एम्बेसडर भी मिलते हैं, बाकी उनके इतनी बड़ी बात। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बीच में नूरा कुश्ती थी। बेसिकली इमरान खान खुद अमेरिका के साथ था। अच्छा, भाई अमेरिका के कहने पे ही साइफर का ये इन्होंने ड्रामा रचाया और आज अमेरिका को जब अगर आप लोग ये कहें कल को कि ये आपके खिलाफ साजिश अमेरिका ने की थी तो गलत नहीं होगा? ये तो आपके सामने नजर आ रहा है। आज IMF किसके कंट्रोल में है? आज अमेरिका खुलेआम हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमें डिफॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, IMF के जरिए हमें फंड नहीं दे रहा। तो ये इससे बड़ी साजिश क्या होगी? तो इमरान खान के जो मिनिस्टर थे, जब आप इमरान खान के KP के और सूबाई जो पंजाब के मिनिस्टर थे, शौकत तरीन ने इन्हीं को कहा था ना कि IMF को खत लिखे कि इनको फंड ना दे। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? इससे बड़ा कोई मुल्क दुश्मनी का कोई किरदार अदा कर सकता है जो इमरान खान ने किया? क्या उनकी मजाल थी फाइनेंस मिनिस्टर की? क्या शौकत तरीन की मजाल थी जो एक्स आपके मिनिस्टर थे फाइनेंस के? ये अगर उन्होंने इतना बड़ा इकदाम उठाया तो उसके पीछे इमरान खान था। इमरान खान के अलावा इतने बड़े इकदाम कोई कर सकता है? ठीक है, इससे बड़ी गद्दारी के सबूत और क्या मांगते हैं? चलो ठीक है, इस हवाले से ओपिनियन लेते हैं। शोएब साहब से हमारा राब्ता अगर बहाल हो पाया। शोएब साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? शोएब साहब से राब्ता बहाल नहीं हो पाया। नियाज़ी साहब गद्दारी के बारे में वो कहते हैं, और हम क्या नियाज़ी साहब बात करें, जो उन्होंने ख़त लिखवाया अपने साबिक़ वज़ीर ख़जाना की जानिब से IMF को कि जी मज़ीद फ़ंड्स न दें, हालात ख़राब हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। और अदर दैन दैट बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि IMF से मुआहदा तोड़ना भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पर जाता है। बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछाई अपनी सियासत की खातर, लेकिन रियासत जो है वो उन्होंने कुर्बान कर दी और लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। जी, बड़ी सादा सी बात है। जी जी, इनकी गवर्नमेंट है, हमने मुतअद्दिद बार पहले भी रिक्वेस्ट की है इस साइफर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक हाई पावर्ड कमीशन बना दिया जाए और वो तयन कर ले
साइफर था। कह रहे हैं आप अमेरिका के साथ मिले हुए थे, अमेरिका ने आपके साथ मिलकर सुन रहे ना मेरी बात, मिले जो थे। और इस साइफर के नतीजे में कौन बेनिफिशियरी? गवर्नमेंट मिली, ठीक है। दूसरा बात सुने, आगे चलते हैं जहाँ पे वीडियो और फेक ऑडियो की बात आ जाती है। हर इमरान खान के खिलाफ ये जो मवाद डाला जा रहा है सोशल मीडिया या मीडिया पे, अगर इनकी सियासत इतनी बच गई है ना, तो इनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। कोई अगर है तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को रुजू करते और वो ऑडियोज और वो वीडियोज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले करते कि जी ये गिल्टी है। ठीक है, इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक्शन लेना चाहिए, साइफर के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए और इसका जिक्र हर किसी ने कहा कि जी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सका। बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक है जिसका कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो शुएब साहब। शुएब साहब, सर सबसे पहले तुम्हारे नाजरीन जो आपको सुन रहे हैं, आप अगर उनको वेरी प्रिसाइजली बता सकें कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो अभी पंजाब इलेक्शंस के हवाले से कहाँ पर खड़ा है, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी वेट कर रही है, छुट्टियाँ जैसे ख़त्म हो तो उसके बाद आगे केस बढ़े। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर कुछ डायलॉग के हवाले से बात की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई टाइम लाइन या डेडलाइन नहीं दी गई थी। तो वेयर डज द स्पीड ऑफ द केस स्टैंड, अगर आप बता सकें सर। देखें, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 4/4 का है। अच्छा। यानी 4 अप्रैल का जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि फंड्स देगी वजारत खजाना, गवर्नमेंट जो है थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस उनको नफरी देगी, और 14 तारीख मई की मुकर्रर कर दी है। अब उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस में उन्होंने कहा हम डिफरेंट आर्डर पास करेंगे, मेन जजमेंट वही फील्ड में है। उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस में ये था कि 10 तारीख तक फंड देने थे, फिर 11-12 को दोबारा ऑर्डर पास किए सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इसी तरह वो 17 तारीख तक फंड आने थे। फिर सेक्रेटरी दिफा और उनके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हैं इंटेलिजेंस के लोग वो पेश हुए और उन्होंने ब्रीफिंग दी। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी डिफेंस ने 2 डिफरेंट सीएम फाइल की थी कि हम इलेक्शन 14 तारीख को नहीं करा सकते, इनको एक्सटेंड कर दें। वो दोनों सीएम जो थी, यानी मिसलेनियस एप्लीकेशन जो थी फॉर एडजर्नमेंट ऑफ दी डेट फॉर इलेक्शन ऑफ द पंजाब, वो 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी थी। 19 को ही उन्होंने ऑर्डर किया था कि फंड्स दें और ये डेट हम यही रखेंगे। जो दूसरी पटिशन एक आम शहरी की तरफ से आई थी कि जी डायलॉग हो रहा है, और जिसमें सिराजुल हक साहब भी पेश हुए, और ये अटॉर्नी जनरल ने आकर कहा कि हमारी मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसलिए हमें कुछ रीजनेबल टाइम दे दें ताकि अगर हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी होगा, उसमें अनरेस्ट भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, तो हम इसको फाइनलाइज करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने 19 और 20 तारीख को ये कहा था कि हम जो है जो डेट है 14 मई वाली उसको चेंज नहीं कर रहे। ठीक है। अगर इस दौरान प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस मुकम्मल हो जाता है, जो कि ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये आप लोगों की ख्वाहिश है, और इनिशिएट किया इसको अटॉर्नी जनरल ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको अप्रिशिएट किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी अगर कोई राइटिंग में हमारे पास बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आ जाता है तो हम आपको अकोमोडेट कर लेंगे, बट जो डेट है दैट विल नॉट बी चेंज सो फार एज लेकिन सर फिर उस इशू इज फाइनलाइज्ड। लिहाजा आज तक ये डेट फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर कोई पास नहीं किया है फर्दर। जब फर्दर ऑर्डर कोई नहीं रहेगा तो 19 और 20 का जो ऑर्डर है वो वही रहेगा कि 14 तारीख तक वो। ओके, गॉट इट। लेकिन अब सवाल ये है, सवाल बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि जी अब जिस तरह फौरी तौर पर हियरिंग होती है और उसके अंदर मजीद कोई चीज़ ज़्यादा क्लैरिटी से या आखिरी हुक्म के तौर पर चले हम कहते हैं जी सामने आती है, या अगर 14 वाले को हुक्म को सामने रखें तो पीछे देने नहीं बचे, किस तरह प्रैक्टिकल किस तरह हो पाएगा ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रैक्टिकेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, लिस्टें फाइनलाइज हो गई हैं, प्रोसेस मुकम्मल हो गए हैं, सिंबल अलॉट हो गए हैं, अब सिर्फ फंड्स और नफरी का इशू है।
फंड्स अगर फर्ज करो एक अब दो ऑप्शन है ना सुप्रीम कोर्ट के पास। एक तो ये बड़ा सिंपल है कि इनके पास फंड 17 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने अकाउंट में जो कि डैम फंड के हैं, वो फौरी तौर पर उनको रिमिट कर दें, उनको दे दें इलेक्शन कमीशन को, जी आप इलेक्शन कराएं और जब वो वहां से गवर्नमेंट से आएंगे वो हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। एक ऑप्शन। ठीक है। और नंबर 2 ऑप्शन ये है कि वही 14 तारीख रहेगी, आप इसको प्रोसीड करें अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो इसलिए 14 तारीख का कोई चेंज नहीं होगा और इसको एज इट इज चलेगा। और नफरी का जहां तक ताल्लुक है वो सेक्रेटरी डिफेंस और उन सबको वो डायरेक्शन दे चुके हैं कि जिस दिन भी हम ऑर्डर करेंगे और तमाम जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ जो यूनिफॉर्म आर्मी आपकी सिर्फ वो होगी जो आर्मी होगी, उसके लिए नेवी हो सकती है, उसके एयरफोर्स हो सकते हैं, उनके मुलाजमी आप बंदे आप लगा सकते हैं जो आपके पास फालतू हो, कोई भी तरीकाकार किया जा सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है। और बाकी 3 सूबों से भी आप बंदे मंगवा सकते हैं, फेडरल से भी ले सकते हैं एक दिन के लिए, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो ये एक दिन में ये इसको डायरेक्शन करा के इसको एग्जीक्यूट करा लेंगे। वैसे आपकी अदर देन द लीगल साइड ऑफ इट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है शुएब साहब, ये मुज़ाकरात के जाने बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए मुज़ाकरात मुझे तो ये लगता है 2-3 चीजें बड़ी जहन में रखें। टाइम बार्गेन तो नहीं कर रहे मुज़ाकरात जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए उसी दिन रात को परवेज इलाही के घर में ऑपरेशन शुरू हो गया जो कि 8 घंटे जारी रहता है और उसको ना तो वफाकी हुकूमत एक्सेप्ट करने को तैयार है ना वो इंटरम सेटअप, अगर आप उसको इंटरम सेटअप कहें और वो भी बुरी जो कि नॉन पोलिटिकल होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू था। ये तो फिर ऐसे ही होगा कि जिस तरह भुट्टो और कौमी इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में तय हो गया कि हमने चीजें सेटल डाउन हो गई तो रात को मार्शल लॉ लग गया। दूसरा एक ऑप्शन ये भी जाता है कि मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ के करीब लोग हैं वो इस मुज़ाकरात के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि जो शहबाज शरीफ के लोग हैं वो इसके हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब देखिए ना, अगर नवाज शरीफ चाहेगा तो वो ये चाहेगा कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है अपना आर्डर जब एग्जीक्यूट करने लगेगी तो सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव को नाअहल किया जाएगा और सिर्फ नाअहल भी नहीं होगा बल्कि वो वज़ारत उज़्मा से भी जाएगा, तो नेचुरली उसके लिए राह हमवार होगी मरीम नवाज के लिए कि वो पार्टी से वज़ारत कर ले। और दूसरा उनको एक सियासी शहीद मिल जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ और उनके जो एलाइज हैं वो चाहेंगे कि इस मामले की बजाय हम कुछ 5 महीने जो बनते हैं 2.5 महीने हम पीछे आ जाएं, 2.5 महीने पीटीआई आगे चली जाए, हम इसको सेटल डाउन कर लें। कि ये 2 ऑप्शन सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि PMLN में कौन सी पार्टी जो है कौन सा शख्सियत जो है वो उसके ऊपर हावी आएगा और कौन सी शख्सियत का ज्यादा असर होगा, तो फाइनल फैसला तो वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम कुछ कहना कबल वक्त होगा कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी बात, हमारे रावलपिंडी के अगर दोस्त चाहेंगे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में कि क्या रावलपिंडी को ये सूट करता है तो वो मुज़ाकरात की हिमायत करें या नहीं करता, ये अभी कबल वक्त है कुछ कहना। तो दैट डिपेंड्स, अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल है। अब अगर कोई उसको वायलेट करने की कोशिश करेगा ज़ाहिर है फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी और वो नाअहल भी होंगी। और इनकी सारी की सारी सिर्फ ये है कि नाअहल होंगे, इनकी कैबिनेट नाअहल हो सकती है और जिस दिन कैबिनेट के कुछ बंदे नाअहल होंगे उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगा जी इनका तो देखे ना 10 वोट 7-8 वोट का डिफरेंस है ना, अगर 180 भी अगर आप लगा लें तो जिस दिन उसको कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें, अगर 10 या 15 या 20 बंदे नाअहल हो जाते हैं तो एतमाद। अच्छा, वैसे जो एतमाद का वोट उन्होंने लिया था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं शुएब साहब के जी वो ले नहीं सकते जब तक प्रेसिडेंट के डायरेक्टिव्स ना हो। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, वो अलग चीज है, उसकी तो खैर कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस दिन प्रेसिडेंट ने कह दिया आप एतमाद का वोट लें और इधर आपके 10 बंदे या 15 बंदे नाअहल हो गए तो एतमाद का वोट जो नहीं ले सकेगा तो नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली। यूं ही असेंबली डिसॉल्व होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा, तो फिर वैसे ही सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन ओपन है। जिस तरह ये कहा जा रहा है इतना आसान है नहीं PDM के लिए कि वो जी अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे और ये सारी चीजें एज इट इज चलेंगी। हाँ, अलबत्ता उनकी बैकिंग तो रावलपिंडी की है, वो अगर मजबूत रहती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है स्टिल वी हैव टू सी। और चलें ठीक है, आप मेरे साथ हैं। अमजद खान न्याजी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब, सर ये फरमाएं कि देखिए मुज़ाकरात पे एक ओवरऑल तो आपने एनालिसिस दिया, मैं आपकी राय भी ज़रा इसके हवाले से जानना चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह एक सियासतदान हैं, सियासी बसीरत भी रखते हैं, ज़रा ओवरऑल एज एन एनालिस्ट अपना ओपिनियन दें। ये
पीडीएम की जो लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, नॉमिनेटेड लोग कमेटी की मौजूद हैं, क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ तक अभी तक स्पीड इसकी तेज़ी से बढ़ती दिखाई दे रही है आपको कि जी जल्दी हो जाएंगे मामला? ये मुज़ाकरात के हवाले से आप बात जी बता रहे हैं या ओवरऑल आप? नहीं, मुज़ाकरात, सिर्फ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अभी तक जो पीडीएम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मुर्तज़ा, जो मेरी मतलब मैं अज्यूम नहीं करता, अजम्पशन पे नहीं जाता, परसेप्शन पे भी नहीं जाता, लेकिन उनके बयानात जब सुनता हूँ मुख्तलिफ उनके जो लीडरशिप है पीडीएम की हो या मुस्लिम लीग नून की, तो वो एक उन्होंने अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है और मेंढकों की तरह एक अलग ट्रां कर रहा है, एक अलग ट्रां कर रहा है। कोई उनमें कोई यकसानियत नहीं है जैसे को बिहेव करना होता है कि अगर वो मज़ाकरात के हवाले से संजीदा है तो उनको ये बयानात अपनी लीडरशिप की, तो या तो उनकी लीडरशिप वीक हो गई है कि उनका अपना मतमय नजर है, इनका अपना एक सोच होगी कि लोगों में जब उठते बैठते हैं तो लोग, आपको भी पता है मुर्तजा, लोग इनको वोट नहीं देना चाहते। अब अगर मज़ाकरात की तरफ आए तो इनका एक ही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ हम मज़ाकरात जो है वो 1 पॉइंट एजेंडा पे है कि हम इलेक्शन अक्टूबर में कराएं और ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे, ये पर्चे भी सहते रहे, इन पे दहशतगर्दी के पर्चे भी होते रहे, अदालतों भी इनको घसीटते रहे, तो ये तो फिर वन साइडेड तो नहीं चल सकता ना। हमेशा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मज़ाकरात कामयाब होते हैं, ये मेरी अकल कहती है। जब तक पीडीएम खुद आगे बढ़ के अपने लिए कोई, देखिए जितनी देर ये बैठे हैं तो इन्होंने कौन सा ऐसा मन सलवा लोगों को दे लेना है या उनके लिए रिफॉर्म्स लेके आ जानी है 3 माह के अंदर, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, 13 अगस्त को तो वैसे भी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, मतलब कि पीरियड पूरा हो जाना है। तो इन अगर 1.25 साल में ये अपने लिए स्पेस नहीं पैदा कर सके लोगों में, तो इन 3 माह के अंदर मुझे कोई फार्मूला बता दे जिससे ये ओवरनाइट चीजें चेंज कर लेंगे, ये ओवरनाइट ये ऐसी इस्लाहात कर लेंगे। अभी जैसे आटा मुहिम, इन्होंने वो मुहिम ही कह लूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी आज, उसके बाद तो खाकान अब्बासी साहब की भी स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफी करप्शन है। खाकान अब्बासी ने क्या कहा है कि 20 अरब की करप्शन। बिल्कुल, मैं एक बात जो है वो बिल्कुल वबागे दौल कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ये बिल्कुल गल सड़ गया है, इसको रेक्टिफाई नहीं, इसको मुकम्मल तौर पे रीबूट करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स होनी चाहिए और इसके अंदर जजा और सजा होनी चाहिए। मैं रेवोल्यूशन की बात नहीं करता क्योंकि रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम अभी तक डिवाइडेड हैं पश्तून में। जजा सजा वाली बड़ी अहम बात आपने कर दी है सर। मैं देखिए मेरी अर्ज सुने, जजा सजा वाली बात सर, जजा सजा वाली बात शुएब साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता, माशाल्लाह जितनी इनकी सर्विस हो चुकी है। शुएब साहब सर ये बताएं कि जो कुछ भी चल रहा है, हम हमारे सामने जिस किस्म की वायलेशन हो रही है, ये मैं नहीं, आप जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे, बल्कि पीडीएम के भी जो सीनियर कानूनदान है, एतजाज़ साहब हों, खोसा साहब हों, और भी बाकी उनके जो लीडरशिप है, वो कहते हैं कि यार ये सारा कुछ गैर आईनी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब जजा और सज़ा जहाँ पे नहीं होती हैं, जहाँ पे डर नहीं होता, वहाँ पे ऐसे स्टेप्स ले लिए जाते हैं ताकत पे या जिस भी चीज़ के बलबूते पे। हम जजा सज़ा वाले मामले को नहीं सर ठीक कर पाए तो फिर किस तरह रूल ऑफ लॉ होगा? कौन सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा और कौन नहीं मानेगा, आपके सामने ही है। देखिए, ये तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने की किसी जगह पे सीरियस संजीदा कोशिश नहीं हुई, और जितनी कोशिश हुई है वो जिसने भी इस पे कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। सबसे पहली बात तो ये है कि रियासी इदारे इंडिपेंडेंट नहीं हो सके, जिसके ऊपर सबसे पहला रियासी इदारा है आपकी पुलिस, FIA, नैब। और पुलिस, FIA जो है वो दे आर इन दी क्लचेज ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, और पॉलिटिकल लीडरशिप उनको अपने इस्तेमाल करती है पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, और जब वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 4 खराबियां अगर उनका बिग बॉस कराएगा तो 5 खराबियां वो खुद करेंगे। तो इसलिए जो इक़्तिदार में आता है वो उनके पर्सनल गुलाम बन जाते हैं एक लिहाज से। और फिर जो सिविल सर्विस है वो इंडिपेंडेंट हुई नहीं है। जो आपकी सिविल सर्विस है वो ब्यूरोक्रेसी जो है
वो सिर्फ ये देखती है कि किस पॉलिटिकल हाईएस्ट के करीब हो जाएं ताकि हमें जूनियर पोजीशन में होने के बावजूद अच्छे अच्छे ओहदे भी मिले, अच्छे अच्छे उनको जो है पोस्टें भी मिले और उसका फायदा वो नाजायज सर उठाते हैं। तो खराबी तो हमारे पूरे निज़ाम इंसाफ के साथ है, वो सिर्फ जजेस तक महदूद नहीं है, वो निज़ाम इंसाफ की जो बुनियाद है वहां से खराबी है। फिर आप उसको देखें, इन्वेस्टिगेशन हमारी बड़ी सुपरफ्लुअस है। मुझे ये बताएं कि क्या 150 के करीब मुकदमात किसी एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुए हैं? सर करेक्ट, लेकिन मेरी सुने देखें, मिसाल के तौर पे लोग ये बात करते हैं कि जी ये 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हुए, होने चाहिए थे, आइन में लिखा है, कानून में लिखा है, जिस भी शख्स ने यहाँ इदारे ने उसको 90 रोज़ में नहीं कराया, पहला एक्शन सुप्रीम कोर्ट का या हाईएस्ट या कंसर्न कोर्ट का ये होना चाहिए था कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं की गई कार्रवाई, आप जानते हैं, और वो मामला अभी आगे चलता जा रहा है और टिल डेट जो भी अहकामात हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो अमल हो ही नहीं रहा जो होना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों के ऊपर, अपने ही सू मोटो के ऊपर नहीं करवा पा रही, देन व्हाट इज लेफ्ट? देखें, बात तो फिर वही है ना, जब आपके मुख्तदर तबके, मुख्तदर हल्के, पूरी स्टेट आपके एक सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ फौज और ताकत तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहला फैसला दे दिया 1 मार्च का कि जी आप डेट फिक्स करें और इलेक्शन कराएं विद इन 90 डेज या नियरेस्ट टू 90 डेज। 30 अप्रैल पंजाब की हद तक मुकर्रर होगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था और उन्होंने डेट चेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, 3 क्वेश्चन फार्मुलेट किए, क्या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है डेट चेंज करने का गिवन बाय द प्रेसिडेंट? उन्होंने कहा नहीं है, सबने माना कि नहीं है। दूसरा सवाल आया कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, हाँ जी, सबने माना कि होने चाहिए। तीसरा सवाल आया कि वजारत खजाना या दिफा जो है वाकई नफरी और पैसे देना नहीं चाहते या उनके पास कैपेसिटी नहीं है। ये भी फैसला हो गया कि उनके पास कैपेसिटी है लेकिन वो जानबूझ के नहीं देना चाहते। 16-17 अकाउंट खुलवाए गए थे जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो वायलेट कर रही है पूरी रियासत, जिसमें पार्लिमान है, जिसमें आपकी फौज है, जिसमें आपका इलेक्शन कमीशन है, जिसमें आपकी पूरी कैबिनेट है, जिसमें आपकी रियासती मशीनरी है, तो मुझे बताएं तो सुप्रीम कोर्ट अब डंडा लेके किस किस के पीछे जाएगी? नेचुरली उन्होंने अपना एक कॉन्सिक्वेंस है उनके पास है, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं और उस कंटेम्प्ट के लिए उन्होंने अब वेट कर रहे हैं। जिस दिन ये नहीं हुआ मुज़ाकरात कामयाबी होने या ना होने का जो फैसला आएगा तो मेरा ख्याल है उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी और सजा मिलेगी। फिर उसको कहते हैं ये लोग, सियासी लोग, कि जनाब ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें निकाल दिया। यही तरीका कार यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था, उसने भी इनकार कर दिया था खत लिखने से स्विस गवर्नमेंट को। आज तक ना स्विस गवर्नमेंट के पैसे आए और फिर राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, उन्होंने आकर एडमिट किया, हाँ जी मैं खत लिख रहा हूँ, खत लिख के भिजवा दिया वो किसी गलत एड्रेस पे। इस दौरान वो पैसे भी गए, सब कुछ गया और आज तक हमें नहीं पता कि उस स्विस अकाउंट के पैसे किसके पास चले गए। तो बहरहाल हमारी बात है कि जब रियासत शामिल हो जाए करप्शन में, रियासत शामिल हो जाए डिफाइंस में ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ज़ाहिर एक इदारा सारे गम को साफ नहीं कर सकता। फिर सबको जब तक मिल के रूल ऑफ लॉ के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, पूरी रियासत नहीं रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी होगी, तो फिर हमारे लिए उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। आपसे आखिरी सवाल मेरा वो गिरफ्तारियों के हवाले से, असद उमर साहब का आज भी स्टेटमेंट आया, बाकी आपकी लीडरशिप भी खासी वोकल है, खान साहब भी जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, नाम ले लेके कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ ओवरऑल, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है सर आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ आपके लिए एज एन एम्प्लॉय आपकी टीम्स के अंदर काम भी करते हैं, ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, इसके हवाले से कोई जामे, कोई मैसिव पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई अगर है तो हमें समझ नहीं आ रही क्या है, दिख नहीं रही, ट्वीट्स आ रही हैं, ये चक्कर क्या है सारा? ज़ाहिर बहुत सारे जो उठाए जा रहे हैं बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे वोटर सपोर्टर हैं आपके, अगर वो पिक किए जा रहे हैं जिस तरह की आपकी लीडरशिप कह रही है तो उनके भी घर वाले परेशान हैं। जामे पॉलिसी क्या आपकी इस हवाले से और स्टैटिस्टिक्स क्या है अभी तक आपके पास? मुर्तज़ा, पीडीएम की जमातों की जो पॉलिसी है ना, वो समझते हैं कि डराओ वरना खुद डर जाओ। अब लोगों में जो डर और खौफ है ना, पहली बात तो ये अब खत्म हो गया। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर हर बंदे को फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 39 के नीचे हासिल है। वो क्या कहता है, वो सब आपको इख्तियार देता है कि आप इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अपना पुरअमन जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये हमने कौन सा
कानून अपने हाथ में दिया, हमने कहाँ तोड़ फोड़ किया, हमने कहाँ किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए। गद्दारी के जो है एलिगेशन तो हम पे लगाए जा रहे हैं। हमने कौन सा पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट गए हैं, तो मुझे कोई समझ नहीं आती। हाँ, आपने जरूर आवाज ये जरूर उठाई है कि पाकिस्तान एक नजरिए के तहत करारदाद मकासद के नीचे बना था और उसके बुनियादी हकूक थे वो सबके लिए हैं, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ के नीचे हमने अगर इस पाकिस्तान को नहीं चलाना, अगर किसी से हम डिक्टेशन लेनी है, अपनी इकोनॉमी किसी के हाथ में देनी है, हमने अपने ताल्लुकात अपने हिसाब से नहीं चलाने, तो फिर कब चलाएंगे? ये बुनियादी चीजें जो है जिसमें मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को कोई इतराज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम एक सॉवरन मुल्क कहलाते हैं, एक हम अपनी इंटेग्रिटी रखते हैं, हम एक अपने अंदर विल रखते हैं कि हमने मुल्क 27वीं रमजान की शब में अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफे में दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा सिंबल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और पाकिस्तान का मतलब क्या? बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ब्रांड है जो हम रियासत मदीना पे अपने मुल्क की तश्कील हमने की। और बिल्कुल यकीनी तौर पे साथ में कारबंद रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी का सामना था नियाज़ी साहब, मैं इंतहाई माजरत चाहूँगा, आप हमारे लिए वक्त निकाला, उसका बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हालात हादरा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।